आज भी टीनेजर्स, आज का भी युवा कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कुछ लोग खुल के बात कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं बात कर पाते। भीतर जो दुख है उसको संघर्ष बना दो ना, क्या समस्या है? ज़्यादातर लोग तो मौत से ही भागते रहते हैं। एक तरीके से अच्छी बात है, पर जब मरना है ही तुझको, मुझको, हम सबको, तो क्यों ना थोड़ा धूम मचा के मरें। Welcome, Aswari ji. थैंक यू। Thank you to all of you for being present here and patiently waiting for this very, very special संवाद। बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है और सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ क्योंकि आपके साथ बातचीत करने का सपना बहुत समय से था और IIT दिल्ली अलुमनी एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये अवसर आज मिल पाया। In 2017, about 197.3 million people had mental disorders in the country, including 45.7 million with depressive disorders and 44.9 million with anxiety disorders. With respect to IITs in particular and with the rise of student suicides over the last year, we at the IIT Delhi Alumni Association felt that this is a crucial issue. जब मैं दिल्ली आई और एक स्कूल में एडमिशन लिया, जेई की प्रिपरेशन करने आई थी, तो एक बहुत दिल्ली की वाइब, कल्चर बहुत डिफरेंट लगी मुझे और उस कारण से जो भी मुझे एडजस्टमेंट इश्यूज़ होने लगे, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच ऑल्सो लेड टू माइल्ड डिप्रेशन। मैं जब घर वापस गई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, कुछ झाड़ फूक भी करवाई कि क्या हो गया इसको। एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी पागल नहीं है, और कुछ जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा उसमें जितना मुझे याद है कि खुश रहें, वर्तमान में जिएं, लोगों के साथ रहें, अकेले ना रहें, इस तरह के रिकमेंडेशंस लिखे। मुझे नहीं पता था कि करते कैसे हैं इसको, बिकॉज भले ही मैंने अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर ली थी, लेकिन उसने मुझे ऐसी एजुकेशन नहीं दी थी कि मैं अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकूं, मैनेज कर सकूं। तो मेरा उसके बाद फिर जब मेरा इंट्रोडक्शन अध्यात्म से हुआ, तब जाके मुझे खुद के बारे में, ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत समझ आई और फिर धीरे धीरे मैं उससे बाहर आने लगी। तो आज भी बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं 14 साल पहले और आज भी टीनेजर्स, आज का भी युवा कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कुछ लोग खुल के बात कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं बात कर पाते। तो इसका मूल कारण क्या है? आपने जो भूमिका बताई थी उसमें आंकड़े थे बहुत सारे, और मैंने कोशिश की कि उनको ध्यान से सुनूं। तो वो जो आंकड़े थे जो आपने उद्धृत करे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, वो आंकड़े आएगी जो सुनते आ रहे हैं उनको पता है कि आवाज उठती है। तो ये जितने भी आंकड़े हैं ये हर बीतते दशक के साथ और खराब ही हुए हैं, और इसको लेकर के 5 साल 10 साल में जितना हो सका मैंने पढ़ा भी है और बहुत मंचों पर इस पर बात भी हुई है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक में जितना तनाव नापा जाता था, एक स्टडी कहती है कि आज का जो आम नौजवान है उसमें लगभग उतना ही तनाव होता है और कई बार उससे ज्यादा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा होता जा रहा है पिछले लगभग 100 साल में कि जो आम इंसान है उसमें तनाव, जिसको फिर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में बांट सकते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य, इनकी स्थिति खराब ही होती जा रही है। ऐसा क्या होता जा रहा है?
देखिए, हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, हेल्थ ऑफ द माइंड। माइंड तो एक एग्रीगेशन है ना। हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम जिन ऑब्जेक्ट्स को महत्व देते हैं, वो सब हमारे फील्ड में भीतर मौजूद रहते हैं। और वो जो पूरा का पूरा फील्ड है उसको माइंड कहा जाता है ना। वो जो फील्ड है उसके केंद्र में, सेंटर में हम होते हैं। और इसीलिए जो अलग अलग लोग होते हैं, सब उनका माइंड स्टफ अलग अलग होता है। तो मेरे माइंड में क्या है वो मुझ पर निर्भर करता है। ये ऐसी सी बात है जैसे ये मैं हूं और ये माइंड है। माइंड में कोई ऐसे ही नहीं मौजूद होता। माइंड में जो कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं। माइंड में कोई भी ऑब्जेक्ट यूं ही नहीं मौजूद होता। मेरा उससे कुछ रिश्ता होता है, मैंने उसे बुलाया होता है, मैंने उसे कुर्सी पर जगह दी होती है। ये सब माइंड है, ये माइंड है। और माइंड में न तो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, न इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपके मन में अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे मन में अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ कोई बैठे होंगे उनके मन में अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। वो इस पे निर्भर करता है कि मैं किसको बुला रहा हूँ और किस नीयत से बुला रहा हूँ। ठीक है ना, वो सब चीज़ें मन में आ जाती हैं। अब ये तो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी क्या हेल्थ होगी? हेल्थ तो सब्जेक्ट की होती है, जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। वास्तव में वो है हेल्थ ऑफ द ईगो, हेल्थ ऑफ द सेल्फ। ठीक है, मेरे घर में क्या क्या रखा हुआ है उन चीजों की हेल्थ नहीं हो सकती। जो घर का मालिक है, जो घर के केंद्र में है, जो उन सब चीजों को अपने घर लेकर के आया है, हेल्थ उसकी हो सकती है। तो हेल्थ ऑफ द सेल्फ, उसकी हेल्थ क्यों खराब होती है? वो पैदा ही बीमार होता है। जो सेल्फ है ना, जो हम हैं, जिसको ईगो, अहम बोलते हैं, जो अपने आसपास चीजें इकट्ठा करता है, जिसको माइंड बोलते हैं, वो पैदा ही बीमार होता है। वो पैदा ही होता है इस भाव के साथ कि मुझ में कुछ खोट है, मुझ में कुछ कमी है। ये जो हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये उसी कमी को पूरा करने के लिए लगातार सेंसेस के माध्यम से बाहर को देखता रहता है। बाहर से मैं ये ले लूं, अपने में ऐसा जोड़ लूं, भीतर की अपनी इस कुर्सी पर इसको बिठा लूं, तो उसके जरिए मुझे किसी तरह की कंप्लीटनेस मिल जाएगी, पूर्णता मिल जाएगी। ये नियत होती है, ये लालच होता है, जिसके कारण हम मन में चीज़ों को, लोगों को, वस्तुओं को, विचारों को, ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट ये सब मिला के ऑब्जेक्ट्स हैं, हम जगह देते हैं। ठीक है, तो मैं हूं और मैं पैदा ही कैसा हुआ हूं? अपूर्ण। क्या अनुभव करता हुआ? कि मुझ में कुछ कमी है। जो पैदा होता है ना, उसका नाम ही होता है अपूर्ण। The incompleteness itself is born। अब वो पैदा होती है और वो जिंदगी भर अपने आप में चीजें जोड़ती रहती है। किस उद्देश्य से, किस नियत से? कि वो किसी तरीके से कंप्लीट अनुभव करे। तो आंखें बाहर को जब भी देखती हैं तो इसी उद्देश्य से देखती हैं कि बाहर कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसको ला करके अपनी जिंदगी में, अपने मन में शामिल कर लेंगे तो हम पूरा अनुभव करेंगे। कान भी कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो भीतर की अपूर्णता, डर, तनाव आदि को कम कर दे। हम कुछ ऐसा खा लेना चाहते हैं जिसको खा करके तृप्ति का अनुभव हो, तो ये भी एक इंद्रिय है, ये है। हम कुछ ऐसा छू लेना चाहते हैं। ये अलग अलग तरीके होते हैं अपने फील्ड में ऑब्जेक्ट्स को लाने के।
थ्रू फिजिकल एसोसिएशन, थ्रू मेंटल एसोसिएशन, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा लेकर के आओ कि हम तृप्त अनुभव करें। अब जिंदगी में कुछ ले करके आने की हमारी काबिलियत पिछले 100 सालों में बहुत बढ़ गई है ड्यू टू मास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जितना इंसान पहले कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता था, आज ला सकता है। यहां तक कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि हमारी जो भोगने की क्षमता है, द कैपेसिटी टू कंज्यूम, वो उसके सामने बहुत छोटी पड़ गई है। आप बाजारों की ओर जाएं तो द मार्केट्स आर फ्लडेड विद गुड्स। बॉटलनेक अब ये नहीं होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, बॉटलनेक अब ये होता है कि मार्केट्स नहीं है, बायर्स नहीं है, कोई खरीद ले बस। जो प्रोड्यूस करना चाहता है वो तो प्रोड्यूस करता ही जा रहा है। इसी तरीके से खरीदने वाले के पास खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। खरीदने वाले तक अब सूचना का एक विस्फोट है जो पहुंच गया है कि तुम ये भी कंज्यूम कर सकते हो, वो भी कंज्यूम कर सकते हो। और जो कुछ कंज्यूम किया जाता है सब पैसे से नहीं किया जाता कि आप बाजार में जाके पैसा दो। इवन नॉलेज इज कंज्यूम्ड। तो अब कंजम्पशन के इतनी सारी चीजें मौजूद हैं। अब मैं बैठा हूं ये नियत लेकर के कि इसमें से जिंदगी में ये ले आऊं, वो ये ले आऊं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाए। जितना आज ला सकता हूं उतना पहले कभी नहीं ला सकता था। तो मैं जो भी अधिकतम हो सकता है, मैक्सिमम, वो मैं जिंदगी में लेकर के आता हूं। सप्लाई साइड से अवेलेबिलिटी है और मेरी साइड से कैपेसिटी है परचेज करने की और कंज्यूम करने की। और वो लेके आने के बाद मुझे पता चलता है कि कुछ इससे हासिल हुआ नहीं। डिप्रेशन इज द फ्लिप साइड ऑफ होप। पहले जो उम्मीदें थी वो अधूरी रह जाती थी, आज उम्मीदें पूरी हो जाती हैं, लेकिन उन उम्मीदों के पूरे होने से हम पूरे नहीं होते। ये बनता है डिप्रेशन या अवसाद। 200-300 साल पहले आप जीवन भर उम्मीद में जी सकते थे। उम्मीद मतलब वो चीज जो भी पूरी नहीं हुई। आज आपकी बहुत कम उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं होंगी। और इसीलिए डिप्रेशन उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जो बेटर ऑफ हैं, जो वेल ऑफ हैं। द इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन इज ग्रेटर इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड अमंग द इलीट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। क्योंकि जिसके पास अभी ये उम्मीद बाकी है कि दुनिया से कुछ ले करके जिंदगी भर लूंगा, वो उम्मीद के सहारे जिए जाता है। लेकिन जिन्होंने जो पाना था वो पा लिया और पाने के बाद भी कुछ मिला नहीं, वो फिर चरमरा कर टूटते हैं, एकदम गिर जाते हैं। बात समझ रहे? तो जब तक आप किसी चीज की, अब मैं स्टूडेंट लाइफ पर हूं, तो आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब तक ये तो है ही ना कि अगर सेलेक्ट हो गया तो न जाने क्या मिल जाएगा। और सिलेक्शन के बाद पता चलता है कि वैसा तो कुछ मिला नहीं। अब किसके सहारे जियोगे? अब क्या करोगे? उम्मीद भी नहीं बची। प्लेसमेंट पर आओ तो जिनका प्लेसमेंट हुआ नहीं वो सोचते हैं जब होगा तो कुछ मिल जाएगा। पर आईआईटी जैसी जगह पर आज नहीं तो कल, कैंपस के अंदर नहीं तो कैंपस के बाहर प्लेसमेंट तो हो ही जाता है। और प्लेसमेंट होने के बाद भी पता चलता है कुछ मिला नहीं। अब क्या करोगे? फिर आप जो भी अपनी कैरियर लैडर चाहते थे, आप अपना एक कॉर्पोरेट एसेंशन देख रहे थे, वो सब भी हो जाता है। 10-20 साल पता चलता है इससे भी कुछ मिला नहीं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको भीतर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। और एक ही चीज थी पहले जो किसी तरीके से इंसान को ये याद दिलाती रहती थी कि अपने आप में कुछ जोड़ करके तुम पूरापन, कंप्लीटनेस, होलनेस नहीं पाओगे। वो थी विजडम लिटरेचर।
विजडम लिटरेचर से हम धीरे धीरे करके दूर हुए हैं और हमें दूर किया गया है, और वो जो हमें दूर किया गया है उसका भी कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ही है। देखिए, अगर आप के पास प्रोडक्शन की अनलिमिटेड कैपेसिटी आ गई है तो फिर आपको उसी के हिसाब से बायर भी चाहिए जो अनलिमिटेड एपेटाइट रखे परचेज की और कंजम्पशन की। आप सिर्फ माल पैदा कर रहे हैं तो इससे बात नहीं बनेगी, आपको ग्राहक भी तो पैदा करना पड़ेगा ना। नहीं तो माल पैदा कर दिया, ग्राहक नहीं पैदा किया तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। अब कोई पागलों की तरह, मूर्खों की तरह अंधा होकर के लगातार परचेज करता रहे, कंजम्पशन करता रहे, इसके लिए उसके दिमाग को बार बार बॉम्बार्ड करना बहुत जरूरी है कि परचेज एंड कंज्यूम एंड इन दैट लाइज द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। वो बॉम्बार्डमेंट सिर्फ ये बोलता नहीं है कि परचेज करो, कंज्यूम करो, वो आपको एक पूरी फिलॉसफी देता है, ऐसी फिलॉसफी जिसमें विजडम के लिए कोई जगह नहीं है। जो प्रोड्यूसर है वो ये नहीं चाहता कि आप वाइज रहो, वो ये चाहता है कि आप हंग्री और थर्स्टी रहो। तो आप जिसको सिर्फ विज्ञापन समझते हो या प्रोपेगेंडा समझते हो, वो प्रोपेगेंडा ही नहीं होता, वो एक फिलॉसफी होता है। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम सबको फिलॉसफर्स बना दिया गया है, बस एक घटिया फिलॉसफी देके। वो फिलॉसफी क्या बोलती है? वो फिलॉसफी बोलती है कि यू आर बॉर्न टू कंज्यूम एंड कंजम्पशन विल गिव यू हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ। किसी ने फिलॉसफी की कोई किताब ना पढ़ी हो, किसी ने फिलॉसफी 101 भी ना करा हो, तो भी वो फिलॉसफर है। अलग अलग माध्यमों से सटली, साइलेंटली, सरप्टिशियसली हम सबके भीतर फिलॉसफी डाल दी गई है दैट वी आर बॉर्न टू कंज्यूम एंड कंजम्पशन बिगेट्स हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ। सिंपल, बहुत सीधी फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी में विजडम की कोई जगह है क्या? यहां विजडम की तो कोई जगह नहीं है। और विजडम ही वो चीज थी जो आपको बताती थी कि इधर उधर दौड़ दौड़ के और माइंड में चीजें स्टफ कर करके तुम्हें शांति और आनंद नहीं मिलने वाला है। तो विजडम किसी तरीके से, जिसको हम मेंटल हेल्थ रखते हैं, उसको बचा के रखती थी। हम उस विजडम से बहुत दूर हो गए हैं। आज आप किताबों की दुकान पर जाएं अगर, तो विजडम लिटरेचर के नाम पर भी सेल्फ हेल्प मिल रहा है। विजडम लिटरेचर के नाम पर भी ऐसी चीजें मिल रही हैं कि हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू मेक इट बिगर इन लाइफ, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब मिल रहा है। ये सब कुल मिला करके आपको बस और ज्यादा कंजम्पशन की तरफ ढकेल रहे हैं। कंजम्पशन में अपने आप में कोई बुराई हो ना हो, एक धोखा जरूर है। कंजम्पशन आपसे बोलता है कि कंजम्पशन विल गेट यू लिबरेशन, इट डज नॉट। तो कंजम्पशन अच्छा या बुरा की बात बाद में है। बात यह है कि जिस उम्मीद के साथ हम कंज्यूम करते हैं वो उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकती। अब उम्मीद टूटती रहेगी, टूटती रहेगी, टूटती रहेगी, तो आदमी पगला तो जाएगा ना। और वो आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होता है, सूक्ष्मता से भीतर चलता रहता है। ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसके बाद भी कुछ हो रहा नहीं है, बल्कि जितना करते जा रहे हैं उतना और ज्यादा करने के लिए अब मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, इतना ही काफी नहीं है कि जेई में सिलेक्शन हुआ है, रैंक ठीक करो। तो अब कई लोग होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, दोबारा अटेम्प्ट देते हैं रैंक बेहतर करने को। अच्छा ठीक है, इतना ही काफ़ी नहीं है कि रैंक बेहतर आ गई, डिपार्टमेंटल रैंक भी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर वो डिपार्टमेंटल रैंक की लड़ाई लड़ेगा। अच्छा डीआर आ गई तो क्या हो गया, जॉब कहाँ है? अच्छा अब जॉब भी लग गई तो जॉब के बाद करियर प्रोग्रेशन। आप कुछ भी करते जाओ, आपको बस ये बोला जाता है कि अभी और भी कुछ करना है, और भी कुछ करना है। आप कहते हो लेकिन जो पहले करा उससे जो मिलना था उसका क्या हुआ? तो सामने वाला मुस्कुरा देता है, कहता है वो चीज तो अब संक कॉस्ट हो गई।
अब ये मत पूछो कि पहले जो मेहनत करी उसके एवज में क्या मिला। तुम ये समझ लो कि पहले जो करा है वो भी डूब जाएगा अगर आगे उससे दूना नहीं करा। तो आपने, जैसे एक डूबता हुआ स्टॉक होता है, आपने पैसा लगाया, वो गिर गया। आप जब रोने लगते हो, अपने ब्रोकर को फोन करते हो, कहते हो कि मैंने पैसा लगाया था, डूब गया, तो ब्रोकर कहता है रोइए नहीं, और लगाइए, क्योंकि इससे जो आपका एवरेज परचेज प्राइस है वो लो हो जाएगा। आप कहते हो बात तो इसने सही बोली, पहले जितना लगाया था मैं उससे डबल लगा देता हूं। 100 में खरीदा था, गिर के 50 हो गया। 100 में 1 शेयर खरीदा था, 50 में अगर 2 शेयर खरीद लूं तो मेरा जो एवरेज परचेज प्राइस है वो 60-65 रुपए हो जाएगा। मजा आ गया। अब जब बढ़ेगा 100 दोबारा होगा तो मेरा मुनाफा होगा, वो 25 रुपए हो जाता है। अब और दहाड़े मारते हो, ब्रोकर बोलता है रो नहीं, और मेहनत करो, तुम अब 10 शेयर खरीद लो। आप फिर 10 शेयर खरीदते हो, और 10 शेयर खरीदने के लिए आपको जहां गधे की तरह मेहनत करनी है वहां आप कर ही रहे हो, क्योंकि पैसा मुफ्त में तो आ नहीं जाता। और इस तरह से करके वो डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, और हम में ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम उससे एग्जिट ले लें। बल्कि वो जितना डूबता है हम उसमें उतना धंसते हैं साथ में। जब वो 100 रुपए का था तब हमारे पास उसका एक ही शेयर था, अब वो 5 रुपए का हो गया है तो हमारे पास उसके 500 शेयर है। वी ऑल स्टैंड डीपली इन्वेस्टेड इन अ फॉलिंग स्टॉक कॉल्ड लाइफ, एंड दैट इज डिप्रेशन। इकोनॉमिक्स में भी इसको ही डिप्रेशन बोलते हैं। तो वही हो रहा है हमारे साथ। हम जिसको डिप्रेशन कहते हैं वो जिंदगी की एक फ्लॉड फिलॉसफी का सीधा नतीजा है, और जिसके पास भी जीने के लिए एक सही फिलॉसफी नहीं होगी, जिसको हम आईआईटी में फंडा बोलते हैं, कि लाइफ के फंडे ठीक नहीं होंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा ही निकलेगा। और वो जो फंडामेंटल्स हैं वो हमें ना तो हमारी शिक्षा पढ़ाती है, ना घर पढ़ाता है, ना वो हमारी परवरिश में है, ना हमारी मीडिया में है, ना एजुकेशन में है। तो कहाँ से मिलेंगे हमको फंडामेंटल्स? हम किससे अब्जॉर्ब कर लेते हैं? अपने आसपास वालों से। सब कुछ हमें बताया जाता है, हम कौन हैं और जिंदगी क्या है, और इंसान जिए तो जिए किसके लिए, ये कभी चर्चा में ही नहीं आता। तो फिर ये सब होता है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया, एंड आई सो मच रिलेट टू इट कि लैक महसूस कराया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, तो अगर आपका डार्क है और आपको गोरा होना है तो आपको, सो आई यूज्ड टू फेस सच कॉम्प्लेक्स इश्यूज आल्सो इन माय स्कूल टाइम, अनलेस आई मेड पीस विद दिस फैक्ट कि दिस इज गुड, दिस इज ब्यूटीफुल। तो डिप्रेशन की आपने बात करी, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है सबकॉन्शियसली, और कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति, एक यूथ को स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जीवन में, तो सुसाइड जैसी भी हो जाती। अकॉर्डिंग टू a data presented Rajya Sabha in March 2023 by the Ministry of Education, they said at least 33 students have died by suicide across the IITs since 2018. And at this point of time, I would like you to kind of go through the down memory lane, क्योंकि आप भी इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े। ये सिनेरियो जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, तब और अब में क्या अंतर है? क्या इस तरह के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आपके भी आसपास के लोग महसूस करते थे? एंड देन फॉलोइंग अप विद दिस, इफ यू कैन शेयर कि सुसाइड लगता है लोगों को कि विल रिलीव मी ऑफ माय सफरिंग्स, डज रियली रिलीव यू? और अगर अब आपके पास कोई पर्सन आता है सुसाइड की ब्रिंक पर होता है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? सो आई थिंक आई हैव आस्क्ड कपल ऑफ क्वेश्चंस इन द सेम गो, बट नहीं, मैं, आपने पूछा तो मैं याद करने लगा। अब ये तो बात ये हो सकती है कि मेरे सर्कल में ऐसे लोग नहीं थे, पर मुझे याद नहीं आता कि मेरे बैच में सुसाइड वगैरह की किसी की टेंडेंसी सामने आई हो। और जिन 4 सालों में मैं यहाँ था, मुझे ये भी याद नहीं आता कि मेरे बैच में या जूनियर या सीनियर बैचेस में से किसी ने कोई सुसाइड करी हो। उसका एक कारण तो ये था कि उतने बड़े हमारे अरमान जगाए नहीं गए थे। इंटरनेट हमारे बस जाते जाते आया था। कैंपस में पहली बार 96-97 में आया था इंटरनेट।
तो हमें भी बस आखिरी के 2 सालों में ही मिला था, और उसका इस्तेमाल बस ऐसे हल्के फुल्के कामों के लिए होता था, हॉटमेल, याहू, यही सब। इतना ज़्यादा दबाव था नहीं अपने ऊपर कि कुछ करके ही दिखा देना है, या तुरंत कुछ नहीं किया तो गाड़ी छूट जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उतना दबाव अनुभव हो नहीं रहा था। तो वो वाले ख्याल मुझे मेरे याद नहीं आता कि किसी को ऐसे थे। आपने कहा कि कोई मुझे मिले ऐसा जो आत्महत्या का विचार कर रहा हो, कंटेम्पलेटिंग सुसाइड। मैं उसको कहूँगा, यार देख, मरेगा तो तू भी, मरूंगा मैं भी। अच्छी बात है कि मौत को तू इतना सामने देख पा रहा है और मौत से भाग नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग तो मौत से ही भागते रहते हैं। एक तरीके से अच्छी बात है, पर जब मरना है ही तुझको, मुझको, हम सबको, तो क्यों ना थोड़ा धूम मचा के मरें। जब जा ही रहे हैं तो खेल के जाते हैं। थोड़ी स्लॉगिंग ही कर लेते हैं, जाते जाते छक्के चौके मारते हैं। और वास्तव में ये वो बात है जो मैं सचमुच अपनी जिंदगी में भी मानकर चलता हूं। कौन है यहां जो मरने नहीं वाला? तो हम सुसाइड न भी करें तो भी कोई आएगा एक दिन, हमें जबरदस्ती घसीट के ले जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि अपने हाथ की बात है कि अगर सुसाइड का बटन दबाओगे तो ही मरोगे। तुम नहीं भी वो बटन दबाओ तो कोई और आएगा, बिना बताए ले जाएगा। ऐसे भी किस्से हमें पढ़ने को आते हैं कि एक आदमी सोच ही रहा था सुसाइड करूं, सुसाइड करूं, और फिर उसने एक दिन तय करा कि इस दिन सुसाइड करूंगा। उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। तो मौत कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हमें अरेंज करनी पड़ेगी या हमारी इच्छा पर या हमारे बुलाने पर आश्रित है। मौत तो आ ही रही है। पर उस समय उनको लगता है कि दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। तो जब मौत आ ही रही है तो जिस वजह से तुम परेशान हो, सीधे उस वजह की मूल पर जाकर हमला क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि जिस चीज को लेके तुम परेशान हो उससे सिर्फ तुम ही नहीं परेशान हो, उस पता नहीं कितने घरों में कितने लोगों को उसने दुखी कर रखा है। जाते जाते उसको ठीक ही क्यों नहीं करके चले जाते? और नहीं करोगे सुसाइड तो भी जीने के लिए कितने साल हैं तुम्हारे पास? मान लो तुम 20 के हो, 30 के हो, तो तुम्हारे पास 30-40 साल और होंगे अधिकतम। 30-40 साल तो कुछ भी नहीं होते। तो यही मान लो कि मैंने सुसाइड अपनी तय कर ली है 40 साल बाद की। आई हैव डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड 40 years hence। तो अभी जा रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, 40 साल बाद जा रहा हूं। ये 40 साल हैं। इन 40 सालों में मैं उस समस्या को बिल्कुल ठोक बजा दूंगा जिसने मुझे मजबूर करा सुसाइड करने के लिए। देखिए, भारत के सारे दर्शन एक समस्या से शुरू होते हैं जिसका नाम है दुख। हम जब आत्महत्या की बात करते हैं तो उसके मूल में भी दुख होता है ना। दुख, बेचैनी, तनाव, छटपटाहट, अवसाद, वही हमें विवश करती है कि अपनी जान ले लें। भारत के एक एक दर्शन के मूल में दुख है। महात्मा बुद्ध का पहला आर्य सत्य था सर्वम दुखम। आप सांख्य दर्शन में जाएं, वेदांत में जाएं, योग में जाएं, इन सब की मूल समस्या क्या है? दुख। वेदांत कहता है तापत्रय। आप जब शांति पाठ करते हो तो आपने देखा उसमें अंत में बोलते हो ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार जो शांति बोला जाता है, ये 3 प्रकार के दुखों के शमन के लिए बोला जाता है। तो जिसने भी जरा भी होश रखा है
उसको ये साधारण सी बात तो पता रही है कि जिंदगी का मतलब ही दुख है। तो बेटा अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो ये कौन सी बड़ी अद्भुत बात हो गई। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि यू आर बॉर्न इन बॉन्डेजेस। आप पैदा ही होते हो दुख में, ठीक है, दुख में पैदा हुए हो। और यह भी पक्का है कि बहुत छोटा सा समय मिला है जीने के लिए। अगर आप इवोल्यूशनरी टाइम स्केल लो तो इंसान की 60 या 80 बरस की जिंदगी क्या होती है? हाँ, जैसे ऐसे पलक झपकना, ब्लिंकिंग, ठीक। आप इवोल्यूशन को अगर पृथ्वी को बने कितने साल हो गए, आप बात करोगे अरे सो मेनी बिलियन ईयर्स बैक। सोलर सिस्टम कितना पुराना है, आप कहोगे इतना। यूनिवर्स कितना पुराना है, आप कहोगे एस्टिमेटेड इतना। उसमें इंसान की जिंदगी कुल कितनी होती है? इतनी सी जिंदगी है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा दुख झेल लोगे, कुल इतनी सी तो जिंदगी है, उसके बाद मर ही जाना है। और पैदा हो रहे हो और पा रहे हो कि एक सेंट्रल प्रॉब्लम है जो पूरी ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भेदे हुए, जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ सॉरो, सफरिंग, दुख। तो क्यों ना जिंदगी अपने व्यक्तिगत दुख से हट करके जो प्रॉब्लम ही है सॉरो की, उससे लड़ने में, उसका समाधान करने में बिता दें। बात समझ रहे हैं? एक चीज होती है माय पर्सनल सॉरो और एक चीज होती है सॉरो इटसेल्फ, द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ सॉरो। तो क्यों ना उससे भिड़ जाएं। ये एक तरह की सुसाइड बॉम्बिंग हो गई कि मुझे तो जाना ही है, पर जाने से पहले उसको लेकर के जाऊंगा जिसने मुझे जाने के लिए मजबूर करा, ठीक। तो मुझे तकलीफ है, सबको तकलीफ है, कौन है जिसको तकलीफ नहीं है? इंसान जो कुछ भी करता है उसका इंजन ही सॉरो होता है। हम जितनी भी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उसके केंद्र में हमारी बेचैनी बैठी हुई है। तो उससे फिर लड़के ही जाएं, है ना भाई। आज जाना है, 2 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन जरा लड़के जाएं। और वो तब होगा जब आप अपने से आगे का कोई लक्ष्य बनाओगे। अगर यही लगेगा कि मेरी ही तकलीफ बहुत बुरी है, तो फिर आत्महत्या जैसा काम हो जाएगा। लेकिन आत्महत्या जैसे काम में आपने अधिक से अधिक क्या किया? अपने देखे, आपने अपनी तकलीफ का कुछ उपचार कर लिया। वो भी हुआ कि नहीं हुआ एक अलग मुद्दा है, पर आप चले भी गए तो भी जो जनरल प्रॉब्लम ऑफ सॉरो है वो तो अपनी जगह रह गई ना। आपको जो सॉरो एक्सपीरियंस हो रही थी वो जनरल प्रॉब्लम का एक इंस्टेंस थी। आपको जो अनुभव हो रहा है वो हर एक को अनुभव हो रहा है। हाँ, किसी को खुलकर अनुभव हो रहा है, किसी को भी उतना खुलकर नहीं पता चल रहा। तो जो हमारा साझा दुश्मन है, क्यों ना जरा डट के उससे जूझ के ही मरे। मरना जब है ही तो क्यों ना पूरा खेल के मरे। और उसमें हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि जीत ही जाएंगे। जीते ना जीते, ये जो दुश्मन है जिसने सबकी जिंदगी नरक कर रखी है, इससे जूझना तो जरूरी है। तो जूझ के जाएंगे। मैं उसको यही बोलूंगा कि भाई तू भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, और कोई भरोसा नहीं। आज तू जाने की बात कर रहा है, मैं अभी नहीं जाने की बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है तुझसे पहले मैं चला जाऊं। लेकिन जब भी जाऊंगा इतना पता होगा जाने से पहले पूरी जान लगाकर जूझ कर गया हूं। ये कर लो, उसके बाद चले जाना। बल्कि जूझते जूझते चले जाओ। जितनी तुम में अभी बेचैनी है उसको चैनलाइज कर दो ना। फाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉरो इन वॉट एवर वे यू कैन। तुम्हारे ही भीतर एक छटपटाहट है, एक दुख है जो तुम्हें कह रहा है कि फंदा डाल करके झूल जाऊं उस पे। झूल जाने की जगह जूझ ही जाओ। बाकी फंदा तो कभी न कभी पड़ना ही है। एक एनर्जी है जो ग्रीफ की तरह अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। उसको ग्रीफ की जगह स्ट्राइफ बना दो। भीतर जो दुख है उसको संघर्ष बना दो ना। क्या समस्या है? लेकिन संघर्ष अच्छा चल जाता है, लंबा खींच जाता है, जब सिर्फ अपने लिए नहीं किया जाता। सो इफ यू आर इन सॉरो, let's fight to remove the sorrow of others.
बिल्कुल